बच्चों, आज हम उमा शंकर जोशी जी की रचनाओं का रसास्वादन करेंगे। उमा शंकर जोशी जी की अगर बात की जाए तो गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले इनका साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरितम का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया, जिसने गुजराती साहित्य को और समृद्ध किया। जहां एक तरफ इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया, वहीं दूसरी तरफ उसे नई शैली भी दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले आधुनिक भारतीय कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। साहित्य की अन्य विधाओं, खासकर आलोचना व निबंध आदि में भी इनका योगदान बहुमूल्य है। साथ ही भारत की आज़ादी की लड़ाई से भी इनका रिश्ता रहा। यहाँ हम इनकी दो रचनाएं पढ़ेंगे, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। छोटा मेरा खेत, इस रचना में खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कृषि कर्म और कवि कर्म की तुलना की गई है। दूसरी रचना बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। तो आज हम पहले छोटा मेरा खेत रचना का रसास्वादन करते हैं, जिसमें कृषि कर्म और कवि कर्म की तुलना की गई है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। यानी कवि कहता है कि कागज़ का एक पन्ना मेरा छोटा चौकोर यानी चार कोने वाला खेत है। कागज़ का पन्ना जिस पर शब्द रचना होती है वह कवि को खेत के समान चौकोर लगता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। खेतों में बीजारोपण होता है तो कवि के मस्तिष्क में भावनात्मक आंधी से विचार का रोपण होता है। यानी वो कहता है कोई अंधड़ कहीं से आया। अंधड़ शब्द का आशय यहाँ धूल भरी आंधी से नहीं है जो तेज़ हवाओं के चलने से आती है। यहाँ अंधड़ का अर्थ है विचारों की आंधी, भावनाओं की आंधी, जिससे कल्पनाओं का आगमन होता है, शब्दों के अंकुर फूट कविता की रचना होती है और किसी क्षण कोई बीज वहाँ बोया गया। यानी यहाँ बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। तो कवि को कागज़ का पन्ना एक छोटे चौकोर खेत के समान लगता है जिसमें वो बीज बोता है। आगे देखते हैं। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निश्शेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। यानी कल्पना रूपी खाद को पाकर, जैसे किसान बीज बोने के बाद खाद डालता है और खाद पाकर बीज के गलने पर अंकुर फूटता है और वह पुष्पों व पल्लवों से भरा पौधा बन जाता है। शनय शनय किसान की मेहनत फसल के रूप में तैयार हो जाती है। उसी प्रकार कल्पना रूपी रसायन को पाकर कवि के मस्तिष्क में विचार का रोपण कल्पनाओं को जन्म देता है। शब्दों के अंकुर फूटने लगते हैं। शनय शनय कवि की मेहनत कविता का रूप लेकर तैयार हो जाती है। यानी मूल रूप से कल्पना का सहारा लेकर यह बीज विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उसमें शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। यानी कल्पना को पाकर बीज गला, शब्द अंकुरित हुए और एक सुंदर रचना ने आकार प्राप्त किया। आगे देखते हैं। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से ज़रा भी कम नहीं होती। पौधा जब पनपता है तो उसमें फल आते हैं। फल रस से परिपूर्ण होते हैं। उसका रस अमृत तुल्य है, वह अलौकिक है। यानी फल के महत्व को दर्शाया है और फल कविता का प्रतीक है।
कवि का प्रयास कविता बनकर फूटता है। वो कविता अलौकिक रस से परिपूर्ण है, जिससे अमृत धाराएं फूट रही हैं, यानी अमर है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि फसल और कविता में बहुत अंतर है। फसल तो एक बार प्रयोग करके नष्ट हो जाती है, किंतु कविता का रस तो शाश्वत है। और खेतों में पैदा होने वाला अन्न समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी कम नहीं होता। यानी यहाँ पर कवि कहता है कि साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, रोपाई क्षण की, परंतु यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से भी कम नहीं होती। यानी कटाई अनंतता की, तो अनंत काल तक कटाई चलती रहती है, यानी उत्तम साहित्य कालजयी होता है, असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है, किंतु उसका रस कभी समाप्त नहीं होता। जबकि खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। तो यहाँ पर कवि ने साहित्य को रस का अक्षय पात्र बताया, यानी कविता रूपी रस अक्षय है, उसका कभी क्षय अर्थात हानि नहीं होगी, अर्थात क्षय नहीं होगा माने नष्ट नहीं होगा। कविता अन्न की भांति समाप्त नहीं होती, यानी कालजयी साहित्य का रस तो युग युगांतरों तक पाठकों द्वारा पान किया जाता रहता है और वो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए कविता के रस को अक्षय कहा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो कृषि कर्म और कवि कर्म की तुलना की गई है। तो तुलनात्मक शैली एवं प्रतीकात्मक शैली है, भाषा खड़ी बोली है, शब्द चयन भावों के अनुरूप, संस्कृत निशब्दों के साथ साथ भाषा सहज और बोधगम्य है, रूपक अलंकार का उत्तम उदाहरण है, यानी पूरी कविता में रूपक अलंकार बड़े सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। उसके साथ ही अनुप्रास अलंकार है, मुक्त छंद है। तो यहाँ पर हमने सारी विशेषताओं पर चर्चा की। कवि कर्म कृषि कर्म की तुलना, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार, भाषा खड़ी बोली, लाक्षणिकता का भी पुट है, तत्सम शब्दों का प्रयोग, प्रतीकात्मक एवं तुलनात्मक शैली और रूपक अलंकार का उत्तम उदाहरण। तो बच्चों, उम्मीद है ये रचना आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी रचना की ओर बढ़ते हैं, बगुलों के पंख। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं। सौंदर्य के ब्यौरों का चित्रात्मक वर्णन और मन पर पड़ने वाला उसका प्रभाव। तो यहाँ पर यही हम सुंदरता देखते हैं इस रचना में, बगुलों के पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। जोशी जी की इस कविता में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। वो काले बादलों के ऊपर तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना सुंदर है, इतना नयनाभिराम है कि कवि सब कुछ भूल जाता है, मंत्रमुग्ध सा उसी में अटक जाता है और अपने आप को बचाने की गुहार लगाता है। तो यहाँ पर इसी का बहुत सुंदर वर्णन किया है कवि ने कि आकाश में बगुले उड़ रहे हैं और वो उड़ते हुए बगुलों जो कि पंक्तिबद्ध हैं, वो कवि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो बगुलों के पंख मानो उसकी आँखों को चुरा लेते हैं। यानी ये दृश्य कवि को अपनी ओर आकर्षित करता है और कवि इन उड़ते हुए बगुलों के पंखों को एकटक निहारता है और इनकी सुंदरता के माया जाल में उलझ जाता है, फंस जाता है। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं।
इन बादलों के नीचे से गुजरते बगुलों की श्रृंखला एक जादू की तरह कवि को सम्मोहित करती है। इस सौंदर्य के माया जाल में वो स्वयं को बंधा हुआ महसूस करता है। हौले हौले माने धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रही है। वो कहता है उसे कोई तनिक रोक रखो, यानी वो इस सौंदर्य को अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो इसे रोक रखना चाहता है। तो यहाँ पर सौंदर्य का प्रभाव पैदा करने के लिए चित्रात्मक वर्णन किया है कवि ने। अगर हम इसकी भाषा संबंधी विशेषताओं की बात करें तो भाषा सरल, सहज एवं बोधगम्य, खड़ी बोली एवं शब्द चयन भावों के अनुरूप, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं मानवीकरण का सुंदर प्रयोग किया है और आंखें चुराना मुहावरे का प्रयोग शोभनीय है। बिंब योजना सटीक एवं प्रसंगानुकूल है। स्वर मैत्री, पद मैत्री आदि भी हमें दिखाई देती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों रचनाएं जो हमने पढ़ी ये आपको समझ में आ गई होंगी। भाषा की भी बात की मैंने कि भाषा खड़ी बोली, शब्द चयन भावों के अनुरूप, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग, मानवीकरण। तो इसके साथ ही हमारी आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं।